राजस्थान विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल असुरपुर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन कृषि रसायन विज्ञान के लेसन नंबर 10 जैव रसायन, लेसन का नाम है जैव रसायन, इसको कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। ये जो लेसन है इसमें 9, 10, 11 और 12 4 लेसन है। वो 4 लेसन हाई स्कोरिंग है, उसमें से 9 और 10वां 8 नंबर का और 11 और 12वां 6 नंबर के हैं। इस प्रकार से 28 नंबर का मैटर इन 4 पार्टों से कंप्लीट होता है। तो पहले मैं हाई स्कोरिंग लेसन को लेते हुए अपने सिलेबस को पूरा करने का प्रयास करूँगा। कम समय में ज़्यादा अंक लाने का यही तरीका है। तो इसमें अपन स्टार्ट करेंगे आज जैव रसायन। जैव रसायन की परिभाषा सबसे पहले पूछे, परिभाषा किसे कहेंगे जैव रसायन? तो जैव रसायन की परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में पादप और जंतु दोनों आ जाते हैं, पादप व जंतु, जिसमें सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जैव रसायन कहते हैं। उसे जैव रसायन या अंग्रेजी में कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो परिभाषा की अपन बात कर रहे थे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में कौन कौन शामिल होता है? पादप व जंतु दोनों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। आगे अपन बात करें तो देखिए सन 1903 में, याद रखने वाली बात है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। सन 1903 में वैज्ञानिक का नाम था कार्ल न्यूबर्ग ने, वैज्ञानिक नाम क्या था? कार्ल न्यूबर्ग। और कब? 1903 में विज्ञान की इस शाखा को क्या नाम दे दिया? जैव रसायन नाम दिया। क्या नाम दिया था इन्होंने? जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री नाम दिया। तो बायोकेमिस्ट्री नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछे आपसे तो आपको बताना है कार्ल न्यूबर्ग। कब दिया? 1903 में। आगे अपन बात करें तो प्रत्येक सजीव का जैविक आधार या जैविक संरचना का आधार कौन कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि जैव अणु होते हैं। प्रत्येक सजीव के जैविक संरचना का जो आधार है, जैविक संरचना जो बनती है, उसमें कौन कौन भाग लेता है? एक तो कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और एक वसा को लिपिड भी कहा जाता है। ये जो जैव अणु होते हैं ये सब इसमें भाग लेते हैं। तो मैं बात करूँ दोबारा से, जैव रसायन आपसे पूछा जाएगा पहला सवाल, जैव रसायन किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में कौन शामिल होता है? पादप व जंतु दोनों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। सन 1903 में कार्ल न्यूबर्ग ने विज्ञान की शाखा को क्या नाम दे दिया? जैव रसायन। तो सवाल पूछा जाए कि जैव रसायन नाम किसने दिया? कब दिया? 1903 में। किसने दिया? कार्ल न्यूबर्ग ने। प्रत्येक सजीव का जैविक संरचना का जो आधार है, प्रत्येक सजीव की
जैविक संरचना का जो आधार है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि जैवाणु होते हैं। अब देखिए जो जैवाणु है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सभी का अपन 1 बाय 1 एक एक का अध्ययन विस्तार से करेंगे। जो आपके सिलेबस में दे रखा है उस अकॉर्डिंग इसको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट की। इसको नोट कर लें, आप नोट डाउन कर लें। आज अपन जो बात करने वाले हैं जैवाणु की, जिस जैवाणु की बात करने वाले हैं उस जैवाणु का नाम है कार्बोहाइड्रेट। उस जैवाणु का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं और क्या उनके कार्य होते हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे आज। तो देखिएगा, आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, सवाल यहाँ से बनने की संभावना पूरी है। देखिए, सबसे पहले बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो शब्द है, कार्बोहाइड्रेट्स जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? तो आपका आंसर होगा कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। लैटिन शब्द है ये, लैटिन भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है ये? लैटिन भाषा का। और कार्बोहाइड्रेट का जो अर्थ है, कार्बोहाइड्रेट का जो अर्थ है वो क्या निकाला गया? इसको दो भागों में तोड़ दिया गया, कार्बो प्लस दूसरा था हाइड्रेट। कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो का मतलब होता है कार्बन अवयव, कार्बो का मतलब होता है कार्बन अवयव, और हाइड्रेट का मतलब होता है जल। हाइड्रेट का मतलब होता है जल। तो अर्थ क्या हुआ? कार्बन तथा जल से मिलकर, कार्बन तथा जल से मिलकर बने यौगिक, मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। तो एक परिभाषा कार्बोहाइड्रेट्स की क्या हो गई? सामान्य परिभाषा कि कार्बन तथा जल से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये कैसे परिभाषा आई? तो ये शाब्दिक अर्थ से आई। कौन सी भाषा से लिया गया है? ये लैटिन भाषा से लिया गया है। आगे बात करूं मैं कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र, तो सामान्य सूत्र आप सभी को पता है, CH2OY। जहाँ x की वैल्यू बड़ी है, बराबर है किसके? 3 के। जहाँ x की वैल्यू, ये तो बराबर का चिन्ह है और ये ग्रेटर देन बड़े का चिन्ह है, किसके बराबर? या तो 3 के बराबर होगा x का मान, या 3 से ज़्यादा होगा। y का मान भिन्न भिन्न हो सकता है भिन्न भिन्न स्थितियों में। आगे मैं बात करूं तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट में मुख्य तत्व कौन से होते हैं? C, H, O, N और S, ये मुख्य तत्व पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो पूछे आपसे, तो आपका आंसर होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर मुख्य तत्व पाए जाते हैं। आगे बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन अनुपात कितना होता है? 2:1। 2:1। जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया C6H12O6, इसमें मैं बात करूं O और H का अनुपात, तो H कितने हैं? 12, O कितने हैं? 6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट में C और H और O का जो अनुपात होता है हमेशा 2:1 पाया जाता है। आगे मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेकेराइड कहा जाता है। सेकेराइड क्यों कहा जाता है? सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा। मतलब सेकेराइड जो वर्ड है वो बना है सेकेरॉन से।
कार्बोहाइड्रेट्स को सेकेराइड कहा जाता है, सेकेराइड्स कहा जाता है। याद रखें, क्योंकि यह ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा से लिया है? ग्रीक भाषा के सेकेरॉन, सेकेरॉन शब्द से लिया गया है, सेकेरॉन शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका अर्थ है शर्करा, जिसका अर्थ क्या है? शर्करा, जिसका अर्थ क्या है? शर्करा। देखिए शर्करा क्या होती है? शुगर किसे कहेंगे? शुगर। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में मीठे, स्वाद में मीठे, जल में विलेय तथा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, शर्करा कहलाते हैं, शर्करा कहलाते हैं। तो शर्करा किसे कहते हैं? याद हो जाएगा सबको। बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे ग्लूकोज, चीनी खाई होगी आपने, सुक्रोज आदि, ये किस प्रकार के पदार्थ हैं? ये शर्करा हैं। शर्करा किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हों? मीठे हों, जल में घुलते हों और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हो जिनकी ज्यामिति निश्चित हो, उन्हें अपन कहेंगे शर्करा। एक वर्ड और आएगा आपके आगे, अशर्करा, उसको भी देख लेते हैं। नॉन शुगर, नॉन शुगर की अपन बात करें तो ऐसे पदार्थ जो स्वादहीन, टेस्टलेस, स्वादहीन, जल में अल्प विलेय या अविलेय, अल्प विलेय या अविलेय, अल्प विलेय या अविलेय तथा अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, अशर्करा कहलाते हैं। बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण देखें, अशर्करा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखें, आपने सुना होगा नाम सेलुलोज, नाम सुना होगा सेलुलोज, स्टार्च आदि। ये किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो ये होते हैं नॉन शुगर अशर्करा, अशर्करा कहलाते हैं, अशर्करा कहलाते हैं। तो ये बात हुई एक सामान्य परिचय कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? सामान्य परिभाषा क्या होगी? कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेकेराइड। सेकेराइड कौन से वर्ड से बना है? सेकेरॉन। सेकेरॉन का मतलब क्या होता है? शर्करा। शर्करा किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में जो मीठे होते हैं, जल में घुलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, शर्करा कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज आदि। अशर्करा ऐसे पदार्थ जो स्वादहीन होते हैं, जल में अल्प विलेय होते हैं या अविलेय होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? अक्रिस्टलीय, जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, उन्हें अशर्करा कहा जाता है। जैसे सेलुलोज, स्टार्च आदि। आगे अपन बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। जो ऑथेंटिक परिभाषा है, आधुनिक परिभाषा यही है, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा। बहुत ही आसान तरीके से इसको मैं बताऊंगा आपको। तो ऐसे पदार्थ जिनके जल अपघटन से
पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक का मतलब एक से अधिक OH समूह। पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है CHO ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन CO समूह प्राप्त होते हैं अथवा, इसको आगे बढ़ाऊँ मैं, अथवा स्वयं पॉलीहाइड्रिक, स्वयं पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है। कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए तो आपको क्या बताना है परिभाषा, कि ऐसे पदार्थ जिनके जल अपघटन से, जल अपघटन का मतलब जल के साथ क्रिया करके उसको तोड़ना, जल अपघटन से पॉलीहाइड्रिक, पॉली का मतलब अनेक, हाइड्रिक मतलब OH समूह, एल्डिहाइड हो, CHO ग्रुप हो या तो उसमें, या फिर उसमें क्या हो, कीटोन ग्रुप हो, प्राप्त हो, या फिर स्वयं इस प्रकार के पदार्थ हों, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा 1 नंबर का सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे पदार्थ जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं अथवा स्वयं पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो एक सामान्य सा परिचय अपन ने देखा, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, आधुनिक परिभाषा क्या है, प्राचीन परिभाषा क्या थी, शर्करा क्या है, अशर्करा क्या है, सैकेराइड का मतलब क्या है, ये चीज़ें अपने डिस्कस करी। आगे अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की। तो देखिएगा अगला टॉपिक, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। वर्गीकरण को देखें। आज जब आगे बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण को देखते हैं। कितने भागों में कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया है, क्या आधार लिया गया है बांटने का, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग होगी अपनी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। नेक्स्ट टॉपिक होगा कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। बात करें वर्गीकरण तो देखिए, जल अपघटन के आधार पर जल अपघटन के दौरान बनने वाली मोनोसेकेराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के, तो आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। 3 प्रकार कौन कौन से, देखो कार्बोहाइड्रेट के। नंबर 1 मोनोसेकेराइड्स, सबसे पहला भाग हो जाएगा मोनोसेकेराइड। नंबर 2 ओलिगोसेकेराइड्स, दूसरा भाग ओलिगोसेकेराइड्स, और तीसरा भाग कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड्स। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। आधार क्या लिया, जल अपघटन के दौरान बनने वाली मोनोसेकेराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के बताए गए, तो 3 प्रकार बताए गए। आपके सिलेबस में वर्गीकरण और भी है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वही अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, कितने, 3 प्रकार। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी अपनी
मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स। बात करें मोनोसेकेराइड्स की, देखिए इसको तोड़ूं मैं तो मोनो प्लस सेकेराइड्स, मोनो प्लस सेकेराइड्स। मोनो का मतलब होता है एक या एकल, सिंगल, और सेकेराइड्स का मतलब होता है अपन कहते हैं शर्करा। सेकेराइड्स का मतलब क्या होता है? शर्करा, ये इकाई कह सकते हैं। तो कहने का मतलब सीधी सी परिभाषा क्या होगी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट, परिभाषा क्या होगी? ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें जल अपघटन द्वारा, जिन्हें जल अपघटन द्वारा और अधिक सरल यौगिकों में, और अधिक सरल यौगिकों में विघटित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कह देंगे? मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। तो परिभाषा पूछे मोनोसेकेराइड्स किसे कहते हैं? मोनो का मतलब एक, सेकेराइड मतलब इकाई या शर्करा। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन द्वारा और अधिक सरल यौगिकों में उनको नहीं तोड़ा जा सकता। विघटित का मतलब तोड़ा जा सकता, तोड़ना होता है। विघटित का मतलब क्या होता है? तोड़ना। विघटित नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड कहते हैं। मोनोसेकेराइड को सरल शर्करा कहा जाता है, इन्हें सरल शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरल शर्करा भी कहा जाता है। इनका सामान्य सूत्र पूछे आपसे, तो सामान्य सूत्र CH2O और कोष्टक छोटा n लगाना है। जहाँ n का मान 3 से 7 होता है, जहाँ n का मान 3 से 7 तक हो सकता है। n यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या होता है n। स्मॉल n का मतलब क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। इसको मैं कोष्टक को खोलूँ तो नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखो, n को c से गुणा कर दो, Cn, n को 2 से गुणा करो 2n, n को O से गुणा करो n। तो ये भी फॉर्मूला किसका होता है? मोनोसेकेराइड का। सामान्य फॉर्मूला ये भी सही है और ये भी सही। इसी फॉर्मूले को मैंने विस्तार से लिखा है, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं? इनका अन्य नाम क्या बताया मैंने? सरल शर्करा। सामान्य सूत्र कई बार पूछा जा चुका है। मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आप बताएंगे CH2O छोटा कोष्टक n। n का मतलब क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या कितने से होगी? 3 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी? 7 तक जाएगी। आगे इसको देखें, मोनोसेकेराइड की बात करें आगे, तो देखिए सामान्य सूत्र के बाद मैं बात करूँगा नामकरण की। तो देखो, नामकरण की मैं बात करूँ तो नाम लिखने में नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं? ओज। क्या जोड़ते हैं? OSE, ओज जोड़ते हैं, ओज जोड़ते हैं, याद रखना है, ओज जोड़ते हैं। जैसे मैं बात करूं 3 कार्बन कम से कम होंगे, तो 3 कार्बन का मतलब ट्राई, और ट्राई में क्या जोड़ दोगे? ओज। दूसरा जैसे मैं बात करूं 4 के लिए टेट्रोज, 5 के लिए पेंट होता है तो पेंट में ओ जोड़ोगे तो पेंटोज, 6 के लिए हेक्स, तो हेक्स में ओज जोड़ोगे तो क्या बनेगा? हेक्सोज। इस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। अगर 3 कार्बन है, ट्राईओज कब आएगा? जब कितने कार्बन हो? 3। टेट्रोज कब आएगा? जब 4। पेंटोज कब आएगा? 5। और हेक्सोज कब आएगा? जब कार्बन कितने हो? 6 कार्बन हो। तो 3 कार्बन का अगर मोनोसेकेराइड है तो नाम क्या होगा? ट्राईओज।
अगर 4 कार्बन का है टेट्रोज, 5 कार्बन का है पेंटोज और 6 कार्बन का है हेक्सोज। देखो उदाहरण की मैं बात करूं, इनमें ट्राइओज में कौन आएगा, टेट्रोज में कौन आएगा, पेंटोज में कौन आएगा, क्या फॉर्मूला होगा उसको भी अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइओज की। तो ट्राइओज में कितने कार्बन होंगे, तो नंबर 1 हो जाएगा आपका पहला ट्राइओज। ट्राइओज, ट्राई का मतलब 3, अगर 3 संख्या कहाँ आ रही है तो इसलिए ट्राई लगाएंगे अपन। तो कितने कार्बन की शर्करा होगी ये, 3 कार्बन की। कितने कार्बन की, 3 कार्बन की। तो मैंने वैसे लिख दिया है, फिर भी लिख दूँ, इसमें 3 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, 3 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो सूत्र बनाने का तरीका मैंने बताया था, CH2O और कोष्ठक के बाहर क्या लगाओगे, N की वैल्यू यहाँ कितनी है, तो N की वैल्यू यहाँ कितनी है, यहाँ N बराबर कितना है, 3 है, तो 3 रख दो आप, तो हो जाएगा C3H6 और O3। तो ये इनका सूत्र हो गया। सूत्र कैसे आया आप लोगों के सामने है। उदाहरण की मैं बात करूं तो इसमें 2 उदाहरण आपको याद रखने हैं। सबसे पहला गिल्स रे एल्डिहाइड पूछे जाते हैं उदाहरण, कौन से में कौन सा उदाहरण आएगा। संरचनाओं का उल्लेख वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जहाँ संभावना होगी वहाँ मैं बनाऊँगा। गिल्स रे एल्डिहाइड और गिल्स रे एल्डिहाइड का सूत्र पूछे आपसे तो यही होगा, ये गिल्स रे एल्डिहाइड की संरचना बना रहा हूँ मैं। ये पहला यौगिक है गिल्स रे एल्डिहाइड, फॉर्मूला यही होगा इसका, 3 कार्बन है, गिन लें आप, सेम फॉर्मूला मिला लें, वही है 1 2 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन देख लें आप, 3 4 5 और 1 6, और इसमें 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन। दूसरा एग्जाम्पल इसका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, सूत्र की मैं बात करूं ये फॉर्मूला बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और एक उदाहरण इसमें क्या आ जाएगा, गिल्स रे एल्डिहाइड। दोनों उदाहरण किस में आएंगे, ट्राइओज प्रकार के मोनोसेक्राइड में आएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे सरलतम, ध्यान रखना ये दोनों सबसे सरलतम मोनोसेक्राइड हैं, सबसे सरलतम मोनोसेक्राइड। अगर आपसे सवाल पूछे कि सबसे सरलतम मोनोसेक्राइड कौन से हैं, तो आपके आंसर होंगे गिल्स रे एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। कितने कार्बन होंगे, तो आप लोगों को बताया ट्राई आया है, इसका मतलब कितने कार्बन है, 3 है। ओज आया है, इसका मतलब मोनोसेक्राइड है, ठीक है। तो ये आपने बात करी कौन से की, ट्राइओज की। ट्राइओज में कितने कार्बन होंगे, इसमें 3 कार्बन उपस्थित होते हैं। सूत्र की बात करें, ट्राइओज का फॉर्मूला क्या होगा, तो इस फॉर्मूले में अपन ने N की वैल्यू कितनी रखी, 3, क्योंकि कार्बन 3 है, 3 रखेंगे तो क्या आएगा C3H6O3। और इसमें कितने उदाहरण याद रखने हैं, 2 उदाहरण, नंबर 1 गिल्स रे एल्डिहाइड, नंबर 2 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। फॉर्मूला क्या है आप लोगों के सामने है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जाएगा, सबसे सरलतम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे सरलतम मोनोसेक्राइड कौन से हैं, नाम लिखिए। तो नाम गिल्स रे एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ट्राई की बात करेंगे बाद टेट्रोज की। टेट्रोज को देखो, टेट्रोज में कौन कौन आएगा, कितने कार्बन होंगे, तो कार्बन तो पता चल ही गए आपको, कितने कार्बन होंगे वो देखो। टेट्रोज में आगे बात करें टेट्रोज की, तो टेट्रोज में देखेंगे नंबर 2, अगला मोनोसेक्राइड अपन ले रहे हैं टेट्रोज। और टेट्रोज में कितने कार्बन, इसमें कितने कार्बन होंगे, तो टेट्रा का मतलब 4, इसमें 4 कार्बन परमाणु होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं, 4 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। आपसे पूछे सूत्र बताओ, तो सूत्र बनाना आसान है, अभी बताया था आप लोगों को। यहाँ N बराबर कितना रखोगे, 4 रख दो, तो C4H8O4, ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला।
एग्जाम्पल, इसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं। एक का नाम है इरिथ्रोस और दूसरा एग्जाम्पल है इरिथ्रोलोस। 2 एग्जाम्पल हैं, याद रखना है आपको, इरिथ्रोस और नंबर 2 इरिथ्रोलोस। इरिथ्रोस और दूसरा हो जाएगा इरिथ्रोलोस। ठीक है, ये किस में आते हैं? दोनों के दोनों टेट्रोस में आते हैं। तो टेट्रोस प्रकार के मोनोसेकेराइड कौन कौन से हैं? तो इरिथ्रोस और दूसरा इरिथ्रोलोस होगा, याद रखना है। और सूत्र मैंने बता ही दिया, दोनों का फॉर्मूला यही बनेगा, C4H8O4 बनेगा। नंबर 3, इसके बाद बात करेंगे पेंटोज की। बात करें पेंटोज की, तो पेंटोज में कितने कार्बन होंगे? इसमें कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन परमाणु होते हैं। 5 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं? इसमें 5 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। बात करें सूत्र की, तो सूत्र आप बना ही लेंगे उसी पैटर्न से। n का मान 5 रख दो फॉर्मूले में, C5H10O5, ये फॉर्मूला बनेगा पेंटोज के लिए। इसमें बात करें उदाहरण की, कौन सी पेंटोज मोनोसेकेराइड है? पेंटोज शर्कराएँ कौन सी हैं? तो नंबर 1 आप सभी जानते हैं, राइबोज, राइबोज शर्करा। और आप जानते होंगे न्यूक्लिक अम्ल का नाम सुना होगा। और न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के, और 2 प्रकार में पहला प्रकार कौन सा? RNA। ये पाई जाती है किसमें? RNA में पाई जाने वाली शर्करा का नाम राइबोज, और दूसरी का नाम है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा ये किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है DNA में। तो याद रखें, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शर्करा किस प्रकार की शर्कराएँ हैं? पेंटोज शर्करा है। पेंटोज शर्करा क्यों है? क्योंकि कितने कार्बन इसमें? 5 कार्बन है। सूत्र पूछे आपसे, राइबोज का फॉर्मूला क्या है? तो C5H10O5, और डीऑक्सी राइबोज का भी क्या है? तो C5H10O5 होगा। राइबोज किस में पाई जाती है? तो DNA में, और डीऑक्सी राइबोज किस में पाई जाती है? तो RNA में। ये याद रखें, दोनों के दोनों न्यूक्लिक अम्लों का मुख्य घटक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्लों का मुख्य घटक कौन है? राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। किस प्रकार की शर्कराएँ हैं? तो पेंटोज शर्करा है। क्यों है? क्योंकि कार्बन कितने हैं? 5 हैं। पेंटोज के बाद अगली शर्करा की बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें हेक्सोज शर्करा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हेक्सोज की। हेक्सोज की बात करते हैं। देखो, अगला जो प्रकार होगा इसमें हेक्सोज। हेक्सोज की अपन बात करें तो हेक्सोज में कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन। 6 कार्बन परमाणु इसमें क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। सूत्र आप लोगों के सामने बन ही जाएगा, आप बना ही लेंगे। 6 कार्बन है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, तो C6H12O6, C6H12O6। इसको 2 भागों में बांटा है। 2 प्रकार होते हैं इसके। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, एक का नाम है एल्डोहेक्सोज, एक प्रकार है एल्डोहेक्सोज, और दूसरा है कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज और दूसरा कीटोहेक्सोज। एल्डो का मतलब जिन हेक्सो शर्कराओं में कौन सा ग्रुप हो? CHO। CHO का मतलब एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो, उन्हें तो बोलते हैं एल्डोहेक्सोज। 6 कार्बन और कौन सा ग्रुप आए? एल्डिहाइड। जैसे इसमें कौन कौन आएगा? तो एक उदाहरण आ जाएगा ग्लूकोज, याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण है ग्लूकोज। और एक आएगा इसमें गैलेक्टोज, जिसको ब्रेन शुगर भी कहते हैं। गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों दोनों किस में आते हैं? एल्डोहेक्सोज में। इसका मतलब क्या है? जिसमें कीटोनिक समूह, कौन सा ग्रुप? कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक समूह उपस्थित हो, उनके लिए क्या वर्ड काम में लेंगे? कीटोहेक्सोज। और कीटोहेक्सोज में कौन आएगा? तो याद रखना है फ्रक्टोज। कौन आता है? फ्रक्टोज। ये आपको याद रखना है।
फ्रक्टोज शहद में पाई जाने वाली शर्करा है, फ्रक्टोज शहद में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा शहद में ही पाई जाती है और बहुत ही मीठी शर्करा होती है। तो हेक्सोज शर्करा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एल्डो हेक्सोज और दूसरा कीटो हेक्सोज। एल्डो का मतलब जिनमें एल्डिहाइड समूह हो वो एल्डो हेक्सोज, और जिनमें कीटोनिक समूह हो उसे बोलते हैं कीटो हेक्सोज। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी, मोनोसेकेराइड से जुड़ी हुई आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे तो इसकी संरचनाएं वगैरह को काफ़ी लंबा चौड़ा विस्तार से वर्णन होता है बायोकेमिस्ट्री में, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ें करवा रहा हूँ आपको। तो ये अपन ने बात करी, सबसे पहला प्रकार जो आप लोगों ने पढ़ा था मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? तो आप बताएंगे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें जल अपघटन के द्वारा और अधिक सरल यौगिकों में तोड़ना संभव नहीं है, उन्हें अपन कहेंगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो हैं उनका सामान्य फॉर्मूला CH2O2N होता है। बात करें N क्या है, तो N नंबर ऑफ कार्बन एटम है जिनकी संख्या 3 से लेकर कहाँ तक होती है? 7 तक होती है। इसके बाद में अपन ने बात करी तो जो मोनोसेकेराइड है उनके नामकरण में अपन लास्ट में ओज जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओज। तो यदि 3 कार्बन है ट्राइओज बनेगा, 4 कार्बन है टेट्रोज बनेगा, 5 कार्बन है पेंटोज बनेगा, 6 कार्बन है हेक्सोज बनेगा। उसके बाद हमने प्रत्येक के बारे में उदाहरण और फॉर्मूला से अपन ने बात करी है। अब अपन सेकंड पॉइंट, दूसरा प्रकार जो देखेंगे, दूसरा प्रकार आप लोगों को बताया था मैंने, क्या था? ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स दूसरा प्रकार कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स का मतलब क्या है? देखो इसको मैं तोड़ूँ तो देखो 2 वर्ड है, एक तो ओलिगो प्लस दूसरा सेकेराइड्स, ओलिगो और दूसरा क्या है? सेकेराइड्स। ओलिगो का मतलब होता है ए फ्यू, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, और सेकेराइड का मतलब आपको बताइए शर्करा है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से लेकर के 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, उन्हें ओलिगोसेकेराइड के नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा क्या हुई कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स कहलाते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स कहलाते हैं। बात करें प्रकार की तो मोनोसेकेराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड्स इकाइयों की संख्या के आधार पर इन्हें निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सबसे पहला प्रकार है डाइसेकेराइड। सबसे पहला प्रकार अपन लेंगे डाइसेकेराइड्स। डाई का मतलब होता है 2। डाई का मतलब क्या होता है? 2। तो इसमें कितनी इकाइयाँ बनेगी? 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ। 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। तो परिभाषा क्या होगी कि ऐसे ओलिगोसेकेराइड जिनमें कितनी इकाइयाँ प्राप्त हो? 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त हो, उन्हें क्या कहते हैं? डाइसेकेराइड। क्या कहते हैं? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में कौन कौन आता है? उदाहरण ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, सबसे मोस्ट यही है, आपको याद रखने वाली बात यही है, पेपर में सवाल भी यहीं से पूछा जाएगा। सबसे पहला है सुक्रोज। सबसे पहला उदाहरण सुक्रोज। नंबर 2 माल्टोज। नंबर 3 लैक्टोज। नंबर 3 आ जाएगा लैक्टोज।
नंबर 3 लैक्टोज। तो डाइसेकेराइड कौन कौन से होते हैं? तो 3 होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। एक एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सुक्रोज क्या है, माल्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सुक्रोज की। सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे सुक्रोज। सुक्रोज क्या है वो अपन देखेंगे। नंबर 1 सुक्रोज। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज को इक्षु शर्करा, इक्षु का मतलब होता है गन्ना, केन शुगर, केन शुगर या सामान्य शर्करा कहा जाता है। सामान्य शर्करा कहा जाता है। इक्षु शर्करा ये इसको कहते हैं सामान्य शर्करा। सूत्र पूछे आपसे तो सूत्र तो सबका सेम ही है डाइसेकेराइड का, C12H22O11। ये सुक्रोज का अणुसूत्र होता है C12H22O11। ठीक है। ये कहाँ से, स्रोत क्या है इसका, कहाँ से ये प्राप्त होगा? तो गन्ना व चुकंदर, गन्ना व चुकंदर, शुगर बीट, शुगर केन एंड शुगर बीट से ये प्राप्त होता है, से प्राप्त होता है। एक काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी, सुक्रोज का जल अपघटन कराएं। ये पूछा जाता है, सवाल काफ़ी बार पूछा गया और पूछा भी जाएगा। सुक्रोज के जल अपघटन से, सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज तथा, ये याद रखना है आपको, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज प्राप्त होता है। सवाल पूछा जाएगा कि सुक्रोज के जल अपघटन से कौन सी इकाइयाँ प्राप्त होती हैं? तो इकाई नंबर 1 का नाम क्या है? ग्लूकोज। और इकाई नंबर 2 का नाम क्या है? फ्रक्टोज। तो पहली इकाई कौन सी होगी? ग्लूकोज होगी। और दूसरी इकाई कौन सी होगी? फ्रक्टोज होगी। आगे बात करें, सुक्रोज के बाद दूसरा जो है आपके समीकरण, भी आप चाहें तो समीकरण भी इसका लिख सकते हैं। वैसे तो ज़रूरी नहीं है समीकरण की वैसे कितनी भी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं C12H22O11। जल अपघटन का मतलब जल से क्रिया कराई, अम्लीय माध्यम लेंगे। कौन सा माध्यम लेंगे? अम्लीय माध्यम लेंगे। तो सुक्रोज का जब जल अपघटन कराएं और अम्लीय माध्यम लें तो क्या क्या बनेगा? देखो, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है ही, C6H12O6 होता है ग्लूकोज। और प्लस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का भी सेम फॉर्मूला होता है C6H12O6। फ़र्क केवल कितना होता है कि फ्रक्टोज में CO समूह होता है, फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है? CO। और ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है? CHO। मतलब ये एक एल्डोहेक्सोज है और ये क्या है? एक कीटोहेक्सोज है। आपको बता ही चुका हूँ पहले ही मैं। एक और जानकारी मैं दूँ आपको आगे, यदि सुक्रोज पर डाइस्टेज एंजाइम डाला जाए, कौन सा एंजाइम याद रखना है? डाइस्टेज एंजाइम। सुक्रोज पर कौन सा एंजाइम डाला जाए? डाइस्टेज एंजाइम डाला जाए। तो डाइस्टेज एंजाइम डालेंगे तो क्या बनाएगा? ये क्या बनाता है? माल्टोज बनाता है। याद रखना है आपको। अगर सुक्रोज पर, ये भी आपको याद रखना है, यदि सुक्रोज पर आप इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम डाला जाए? इन्वर्टेज एंजाइम डाला जाए तो ये बनाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाता है। ये अपन ने बात करी किसके बारे में? सुक्रोज क्या है, क्या सूत्र है, जल अपघटन कराएंगे तो ये क्या क्या बनाएगा, और कौन सा एंजाइम सुक्रोज को किस में बदलेगा, वो अपन ने देखा है। फटाफट इसको उतारें एक बार।
तारा सभी ने। आगे देखें, अगला जो डाइसेकेराइड है वो अपन देखेंगे माल्टोज। ये अपन ने सुक्रोज के बारे में एक जानकारी प्राप्त करी है, ऐसे अपन माल्टोज के बारे में पढ़ेंगे। माल्टोज क्या है, क्या सूत्र होता है, जलावरण कराएंगे तो कौन कौन सी इकाइयाँ इससे बनने वाली हैं उसको अपन देखेंगे। देखिएगा, नंबर 2 है माल्टोज। माल्टोज को अपन डिस्कस करें तो माल्टोज को अपन बोलते हैं माल्ट शर्करा। माल्ट शर्करा कहा जाता है, माल्ट शर्करा कहा जाता है। सूत्र की बात करें, सूत्र पूछे आपसे सूत्र क्या है तो सूत्र वही रहेगा, डाइसेकेराइड फॉर्मूला सेम है, C12H22O11। इसका यदि जल अपघटन करवाया जाए तो माल्टोज के जल अपघटन से, माल्टोज का जल अपघटन कराया जाए, शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको मैं, माल्टोज के जल अपघटन से ग्लूकोज के 2 अणु बनते हैं। ग्लूकोज के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु, याद रखना है। यदि माल्टोज का जल अपघटन करवाया जाए अम्लीय माध्यम में, H+ का मतलब अम्लीय माध्यम और OH- का मतलब होता है क्षारीय माध्यम। तो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाया जाए माल्टोज का तो क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज के कितने अणु प्राप्त होते हैं? 2 अणु प्राप्त होते हैं। सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11 होता है। और माल्टोज को क्या कहा जाता है? माल्ट शर्करा कहा जाता है। ये जानकारी किसके बारे में? माल्टोज के बारे में। इस पे मैं और बताऊं तो माल्टोज पर यदि कौन से एंजाइम की क्रिया करवाई जाए? माल्टेज एंजाइम की। कौन से एंजाइम की? माल्टेज एंजाइम की क्रिया कराई जाए तो ये बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। अगर माल्टोज पर कौन से एंजाइम की क्रिया करवाई जाए? माल्टेज एंजाइम, तो किस में कन्वर्ट करेगा? ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। एक सामान्य परिचय है माल्टोज के बारे में। नंबर 3, तीसरा जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं शर्करा लैक्टोज। कौन सी ले रहे हैं? लैक्टोज। लैक्टोज को याद रखना मिल्क शुगर कहते हैं, दूध शर्करा, इसको बोलते हैं मिल्क शुगर। मिल्क शुगर कहते हैं क्योंकि यह दूध में पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है। दूध में पाई जाने की वजह से इसका नाम पड़ा है मिल्क शुगर। सूत्र आप लोगों को बताइए, सेम फॉर्मूला है, C12H22O11 सूत्र हो गया। अगर इसका जल अपघटन करवाया जाए, ये याद रखना है आपको, ये महत्वपूर्ण है, इसमें ये वाला भी महत्वपूर्ण था। लैक्टोज का क्या करवाया जाए? जल अपघटन। क्या करवाया जाए? जल अपघटन। तो क्या क्या बनाएगा ये? तो ग्लूकोज प्लस बनाएगा गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इसे ब्रेन शुगर कहते हैं। ब्रेन शुगर किसे कहते हैं? गैलेक्टोज को कहते हैं। तो ये याद रखना है, अगर गैलेक्टोज का जल अपघटन कराया जाए तो ग्लूकोज प्लस क्या बनाएगा? गैलेक्टोज बनाएगा। सूत्र आपके सामने C12H22O11। इसे क्या कहते हैं? दूध शर्करा कहा जाता है। ये अपन ने सामान्य सा परिचय देखा है, डाइसेकेराइड क्या होते हैं और डाइसेकेराइड के उदाहरण क्या होते हैं, कौन से डाइसेकेराइड के क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे वो अपन ने देखे। इसके बाद दूसरा प्रकार इसमें आएगा डाई के बाद ट्राइसेकेराइड। सेकेराइड्स अगला प्रकार इसमें आएगा। डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड के बाद ट्राइसेकेराइड। सीधी सी बात है, इसमें जल अपघटन के दौरान 3 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बनती हैं। 3 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बनती हैं। इसमें उदाहरण पूछा जाएगा। उदाहरण है रेफिनोज। इसका उदाहरण क्या है? रेफिनोज। याद रखना है। ट्राइसेकेराइड का उदाहरण क्या होता है? रेफिनोज होता है। ट्राई का मतलब कितने? 3।
3 इकाइयाँ यदि बन रही है जल अपघटन से तो उसे अपन क्या कहेंगे, ट्राइसेकेराइड। ट्राई के बाद बात करेंगे टेट्रा की। ट्राई के बाद बात करेंगे टेट्रा की। टेट्रा में देखिए, टेट्रा का मतलब आप समझ ही गए होंगे, टेट्रा का मतलब होता है 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। टेट्रासेकेराइड, टेट्रासेकेराइड्स। टेट्रा की अपन बात करें तो टेट्रा में आप लिखेंगे इसमें जल अपघटन के दौरान, जल अपघटन के दौरान 4 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बनती हैं, इकाइयाँ बनती हैं, इकाइयाँ बनती हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो टेट्रासेकेराइड में कौन आ जाएगा, स्टेकियोज, स्टेकियोज। उदाहरण कौन आ जाएगा, स्टेकियोज। और नंबर 4 पेंटासेकेराइड, पेंटासेकेराइड्स। अगला प्रकार इसका पेंटासेकेराइड्स। इसमें आप लिखोगे, इसमें जल अपघटन के दौरान, जल अपघटन के दौरान कितनी इकाइयाँ बन जाएगी, पेंट का मतलब 5 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ, 5 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बनती हैं, इकाइयाँ बनती हैं। उदाहरण की बात करें, उदाहरण याद रखने, उदाहरण महत्वपूर्ण है। वर्बेस्कोस, वर्बेस्कोस इसका उदाहरण है। तो इनमें आपको केवल और केवल उदाहरण ध्यान रखने, क्योंकि इसमें सवाल केवल किसका पूछा जा सकता है, उदाहरण का पूछा जा सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रकार अपन ने डिस्कस कर लिए, नंबर 1 मोनोसेकेराइड और नंबर 2 ओलिगोसेकेराइड। एक प्रकार और बचता है, तीसरा प्रकार, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तीसरा प्रकार है पॉलीसेकेराइड, टाइप नंबर 3 पॉलीसेकेराइड। अगला प्रकार हो जाएगा पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स। अगला प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स का पॉलीसेकेराइड्स, आप समझ गए होंगे, पॉली प्लस सेकेराइड, पॉली प्लस सेकेराइड्स। तो ये तो शाब्दिक अर्थ में पता चल रहा है। पॉली का मतलब होता है अनेक, पॉली का मतलब होता है अनेक, और सेकेराइड्स का मतलब होता है शर्करा। तो बहुत सारे शर्करा अणु जोड़ दिए जाएँ तो क्या बनेगा, पॉलीसेकेराइड बनेगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके जल अपघटन से, जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं, पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं, पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। आपसे पूछेंगे सामान्य सूत्र याद रखना है, तो आप बताएंगे C6H10O5 हॉल N। N का मतलब वही कार्बन एटम है, लेकिन यहाँ पर N अज्ञात है। जहाँ N अज्ञात है, पता नहीं है, निश्चित नहीं है, अज्ञात है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं उन्हें पॉलीसेकेराइड कहते हैं। सामान्य सूत्र आपसे पूछे पॉलीसेकेराइड का क्या बताओगे, C6H10O5 हॉल N होता है। N यहाँ पर क्या है, अज्ञात है। आगे अपन बात करें पॉलीसेकेराइड से जुड़ी हुई बातों की। देखिए पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो अशर्करा होते हैं। क्या होते हैं, अशर्करा होते हैं। अशर्करा क्यों होते हैं, मैं बता ही चुका हूँ। अशर्करा का मतलब क्या है, जो स्वादहीन हो, जल में अल्प विलेय या अविलेय हो और अक्रिस्टलीय ठोस हो, वो किस में आते हैं, अशर्करा में आते हैं। तो ये अशर्करा होते हैं, ये क्या होते हैं, अशर्करा होते हैं, बता ही चुका हूँ मैं।
ये मोनोसेकेराइड के उच्च बहुलक होते हैं। ये मोनोसेकेराइड्स के बड़े बहुलक होते हैं, उच्च बहुलक होते हैं। बहुलक का मतलब बहुत सारी इकाइयों से बने हुए बहुलक होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पॉलीसेकेराइड कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 सरल पॉलीसेकेराइड। सरल पॉलीसेकेराइड्स। सरल पॉलीसेकेराइड की बात करें तो सीधी सी परिभाषा है कि एक ही प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयों से बने पॉलीसेकेराइड्स क्या कहलाते हैं? सरल पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। इसमें कौन कौन आता है? तो एग्जाम्पल ले लें आप, सेलुलोज। उदाहरण ले लें, सेलुलोज नंबर 1। नंबर 2 स्टार्च। नंबर 2 क्या हो जाएगा? स्टार्च। नंबर 3 ग्लाइकोजन। नंबर 3 ग्लाइकोजन और नंबर 4 इनुलिन। ये 4 जो हैं वो सरल में आते हैं, एक ही प्रकार की इकाइयों से बनते हैं। नंबर 3 आ जाएगा आपके पास ग्लाइकोजन। नंबर 3 आ जाएगा ग्लाइकोजन और नंबर 4 आ जाएगा इनुलिन। तो ये 4 तो आते हैं किसमें? सरल में। तो सरल में कौन कौन से आते हैं? पूछ ले, निम्न में से कौन सा सरल पॉलीसेकेराइड है? तो सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और इनुलिन। थोड़ा सामान्य परिचय इनके बारे में ले लेते हैं अपन। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सेलुलोज की। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज क्या है? तो आप सबसे पहले ही बता देंगे कि साहब प्रकृति में, महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, पाया जाने वाला क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। पूछ लिया जाएगा। यह पादपों की कोशिका भित्ति, याद रखना है, यह है पादपों की सेल वॉल, अंग्रेजी में कहेंगे इसे सेल वॉल, कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। मुख्य घटक होता है। दूसरा बिंदु क्या होगा? यह पादपों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। नंबर 3, यह बीटा ग्लूकोज का बहुलक है। बीटा ग्लूकोज का बहुलक है, याद रखना है। ये भी काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। बीटा ग्लूकोज का बहुलक क्या कहलाता है? सेलुलोज। स्रोत क्या है इसके? कहाँ से ये प्राप्त होता है? तो सेलुलोज प्राप्त होता है लकड़ी से। लकड़ी, सन, पटसन, कपास को आप कह सकते हो रुई आदि से ये प्राप्त किया जाता है। आदि से ये प्राप्त किया जाता है। कौन? सेलुलोज। कोशिका भित्ति का मुख्य घटक कौन सा है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो सेलुलोज होता है। ठीक है, आगे अपन बात करें तो देखिए, पटसन, सन और कपास, इन तीनों में लगभग 97 से 99% सेलुलोज पाया जाता है। तो ये भी नोट कर लें आप, पूछ लें। तो 97 से 99% सेलुलोज किस में पाया जाता है? तो आंसर होगा सन, पटसन व कपास में। सन, पटसन व कपास में कितना परसेंट? 97 से 99%। और 30 से लेकर के 43% सेलुलोज, 30 से लेकर के 43% सेलुलोज पाया जाता है अनाज के भूसों में। अनाजों के भूसे में पाया जाता है 30 से 43%।
आपसे पूछे शुद्ध सेलुलोज किस में पाया जाता है? शुद्ध सेलुलोज कपास या रुई, याद रखना है, कपास या रुई में पाया जाता है, रुई में पाया जाता है, कपास या रुई में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य सा परिचय किसके बारे में था? सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। यह पादपों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। यह बीटा ग्लूकोज का बहुलक है। स्रोत क्या क्या है, कहाँ से प्राप्त हो रहा है? लकड़ी, सन, पटसन, कपास आदि से। 97-99% सेलुलोज किससे प्राप्त होता है? तो सन, पटसन और कपास में पाया जाता है। 30 से 43% सेलुलोज किस में पाया जाता है? अनाजों के जो भूसा होता है, चारा होता है, उसमें पाया जाता है। और शुद्ध सेलुलोज किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास से प्राप्त किया जाता है। दूसरी अपन बात करेंगे स्टार्च की। स्टार्च को कहते हैं मंड। मंड या स्टार्च एक ही बात है। ठीक है, तो ये मुख्यतः किस में पाया जाता है? ये मुख्यतः वनस्पतियों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, वनस्पतियों में पाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है, यह पेड़ पौधों का संग्रहित भोजन होता है। पेड़ पौधों का स्टोरेज फूड, संग्रहित भोजन होता है, संग्रहित भोजन होता है। इसके जो स्रोत हैं वो देख लें आप। स्रोत में सभी अनाज, जितने भी अनाज है उन सभी में स्टार्च पाया जाता है। इसके अलावा चावल में पूछिए कितना परसेंट स्टार्च होता है? तो चावल में स्टार्च होता है 75 से 80%, सर्वाधिक इसी में होता है। ऐसे ही गेहूँ में पूछे तो 60 से 70%। ऐसे ही आपसे पूछे मक्का में कितना परसेंट होता है? तो 65 से 70%। और ऐसे आपसे पूछे आलू में, तो आलू में बताएंगे 15 से 20% स्टार्च पाया जाता है। इसके अलावा ये शकरकंद में भी पाया जाता है। अखरोट सुना होगा आपने, अखरोट में भी पाया जाता है। और साबूदाना जो साइकस के पौधे से प्राप्त किया जाता है, साबूदाना, उसमें भी स्टार्च पाया जाता है। आगे बात करूं मैं तो देखिए स्टार्च के बारे में। स्टार्च को एमाइलम कहा जाता है, पूछ लिया जाएगा किस पॉलीसेकेराइड को एमाइलम के नाम से जाना जाता है? तो अगला पॉइंट हो जाएगा, इसे एमाइलम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एमाइलम, याद रखना है, एमाइलम भी कहते हैं। ये किसका बहुलक है? याद रखना, ये अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है, अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। आगे मैं बात करूं, ये जरूर याद रखना, पेड़ पौधों का संग्रहित भोजन किसे कहते हैं? ये दो घटकों से मिलकर, इसमें दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो घटक कौन कौन से हैं? नंबर 1 एमिलोस, पहला घटक का नाम